गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पाचन तंत्र के बारे में। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था श्वसन तंत्र के बारे में। आज पढ़ेंगे पाचन यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, कैसे हमारा भोजन पचता है, खाते हैं। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा है लार किसके पाचन में सहायक होती है। तो स्टार्च को बचाने के लिए लार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्च कहाँ से मिलता है? तो चावल वगैरह से हम लोग क्या मिलता है? स्टार्च मिलता है। जब चावल हम लोग खाते हैं तो लार क्या होता है? स्टार्च को पचाने में सहायक होता है। वसा का पाचन करने वाला लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग द्वारा स्रावित होता है? देखो इसमें दो क्वेश्चन। पहला है कि वसा को पचाने वाले एंजाइम का नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? लाइपेज है। और ये कहाँ से निकलता है या कहाँ से स्रावित होता है? तो अग्नाशय से यानी कि पैनक्रियाज द्वारा निकलता है। क्लियर है? वसा को पचाने वाले पाचन करने वाले एंजाइम का नाम है लाइपेज और ये निकलता है अग्नाशय के द्वारा। नेक्स्ट है लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के पश्चात क्या प्राप्त होता है? लाइपेज द्वारा क्या करते हैं? वसा को क्या करता है? तोड़ता है, जलीय अपघटन होता है उसका। अब वसा टूटने के बाद क्या बनता है? तो हमको मिलता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, यानी वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल मिलता है हम लोग को। क्लियर है? नेक्स्ट, कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होता है? छोटी आंत से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो छोटी आंत से निकलता है सिक्रेटिन। सिक्रेटिन सीक्रेट है, ये बहुत ज़्यादा खुफिया है, ऐसे सोच के चलो। तो ये जो निकलता है हार्मोन छोटी आंत से, उसका नाम क्या है? सिक्रेटिन है। पीत का संचयन कहाँ होता है? तो पीत का संचयन कहाँ होगा? पित्ताशय के अंदर। इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? गाल ब्लैडर बोलते हैं इसको। क्लियर है? नेक्स्ट है पीत यानी कि बाइल का निर्माण यकृत में होता है और वह वसा को वसीय अम्लों में तोड़कर पाचन में सहायता करता है। देखो ये भी पित्त भी जो है क्या करता है? वसा को ही तोड़ता है। इससे पहले ही वसा कौन तोड़ रहा था? लाइपेज तोड़ रहा था कि नहीं? देखो यहाँ पे लाइपेज नामक एंजाइम। और यहाँ पे जो पीत भी है ये भी वही करता है। लेकिन इसमें कहाँ लिखा हुआ कि कहाँ निर्माण होता है? तो पीत का निर्माण होता है यकृत में। पीत का निर्माण होता है यकृत से होता है। और यह वसा क्या करता है? वसी यानी फैटी एसिड में क्या करता है? तोड़कर पाचन में सहायता करता है। नेक्स्ट, किस अंग में प्रोटीन्स का पाचन पूर्ण होता है? तो प्रोटीन्स का पाचन पूर्ण कहाँ होगा? तो आंत के अंदर होता है। पूरी तरह से अगर प्रोटीन कहीं पचेगा तो कहाँ पचेगा? वो हमारा आंत में पचेगा। अमाशय की भित्ति में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? अमाशय की भित्ति में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो उसका नाम है गैस्ट्रीन। अमाशय की भित्ति से जो निकलता है हार्मोन उसका नाम है गैस्ट्रीन। गैस समझ लो उसको, कि अमाशय की भित्ति से हमको गैस निकलता है, तो गैस्ट्रीन याद रहेगा। लार का टाइलिन एंजाइम किस माध्यम से क्रियाशील होता है? लार में एक एंजाइम होता है, इसको बोलते हैं टाइलिन। ठीक है, तो किस माध्यम से वो क्रियाशील होता है, यानी काम करने लगता है? तो हल्के अम्लीय माध्यम में। जैसे ही हल्का उसको अम्लीय माध्यम मिलेगा ना, वो काम करना शुरू कर देगा। तो जो लार का टाइलिन एंजाइम है वो हल्के अम्लीय माध्यम में क्या होता है? क्रियाशील हो जाता है। नेक्स्ट है अमाशय की दीवार का पेशीय संकुचन यानी कि मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन क्या कहलाता है? अमाशय की दीवारों का पेशीय संकुचन जो होता है उसको बोलते हैं क्रमाकुंचन बोला जाता है उसको। जो अमाशय की दीवार है वो एकदम सिकुड़ने लगेगा तो उसको क्या बोलेंगे? क्रमाकुंचन बोलते हैं पेशीय संकुचन को। पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? तो पीत में। जो पीत रस होता है उसमें क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, याद रखना। पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाएगा? तो पीत में पाया जाएगा। क्लियर है? कार्बोहाइड्रेट किस रूप से शरीर में संग्रहित होता है? तो कार्बोहाइड्रेट आप खाते हो, चावल वगैरह लेते हो, तो कार्बोहाइड्रेट ही है कि नहीं? तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो शरीर में किस रूप में संग्रहित होता है? तो होता है ग्लाइकोजन के रूप में। किस रूप में? तो ग्लाइकोजन के रूप में। अमाशय में भोजन के जीवाणु को कौन नष्ट करता है? तो अमाशय में जो भोजन के जीवाणु होते हैं, जो बैड बैक्टीरिया होता है, उसको खत्म करता कौन? हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स, HCl। क्लियर है? मानव शरीर की संरचना में कृमि रूप परिशेषिका, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, पाई जाती है। अपेंडिक्स की बात है। देखो अपेंडिक्स आपको मैंने बोला था, आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन हिंदी समझ में नहीं आया होगा। इसका हिंदी होता है कृमि रूप परिशेषिका, उसको बोलते हैं वर्मी फॉर अपेंडिक्स। अपेंडिक्स तो अब होता नहीं है, अपेंडिक्स का यूज होता है लेकिन इसका यूज नहीं है अब। तो ये बोला है मानव के किस संरचना में अपेंडिक्स पाया जाता है? तो बड़ी आंत में पाया जाता है। बड़ी आंत के सबसे लास्ट कॉर्नर पे क्या होता है? अपेंडिक्स पाया जाता है।
इसको हिंदी में आपको याद रखिएगा, कृमि रोग परिस्थितिका, अंग्रेजी में याद रखिएगा वर्मी फॉर अपेंडिक्स। मानव शरीर का वह अंग जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है। अभी मैंने बताया था कार्बोहाइड्रेट टूटता है तो ग्लाइकोजन के रूप में संचयित होता है, लेकिन पूछा है कहाँ पे संचयित होता है, यकृत में स्टोर होता है। कहाँ? यकृत में। ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण यकृत में होता है। नेक्स्ट है, एक स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? एक स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि कोई होती है तो उसका नाम क्या है? यकृत। यकृत से बड़ा ग्रंथि कोई नहीं होता है। क्लियर है? लास्ट में पॉइंट बना के लिखा गया, मानव शिशु में सर्वप्रथम मध्यवर्ती इंसाइड यानी कि सेंट्रल इंसिजियर डैश निकलता है, दांत निकलता है, यानी कि बीच का जो दांत है वो पहले निकलता है। ये लिखा गया है, मानव शिशु में सर्वप्रथम मध्यवर्ती इंसाइजर दांत निकलता है, यानी कि सेंट्रल इंसाइजर दांत जो होता है वो पहले निकलता है। ध्यान रखना है बात, बीच का दांत पहले निकलेगा, सेंट्रल इंसाइजर। क्लियर है? नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, दांत भी तो पाचन संबंधित है। अमाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि। सबसे पहला में कौन था? पहला में यकृत था। सेकंड में कौन है? सेकंड में अमाशय। देखो अमाशय की खासियत क्या है कि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथि है ये, आगे आएगा देखिएगा। नेक्स्ट पिलिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? जब को पिलिया होता है जिसको आप क्या बोलते हो कि इसको हो गया है, क्या उसको बोला जाए, बॉडी पीला होने लगता है, जॉन्डिस जॉन्डिस वगैरह बोलता है लोग। तो पिलिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत प्रभावित होता है, यकृत प्रभावित हो। क्लियर है? पाचन क्रिया के समय आहार नाल में स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो स्टार्च हमने खाया तो स्टार्च तो मुंह से ही पतना शुरू हो जाता है, लेकिन आहार नाल में जाकर स्टार्च जो है अंतिम रूप में कन्वर्ट हो जाता है। अंतिम रूप जो स्टार्च का होता है ग्लूकोज होता है। हम जो भी खाते हैं चावल वगैरह जाकर गया होता है ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। समझ गए? नेक्स्ट है, कॉड मछली में यकृत तेल कौन सा? ग्लूकोज के बारे में थोड़ा बताते हैं आपको कैसे। जब किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ होता है तो उसमें ब्लड में क्या होता है, ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होता है। तो आपने सुना है कि चावल खाने से मना करता है डॉक्टर जिसको डायबिटीज़ होता है। क्यों? क्योंकि चावल है कि स्टार्च, और वो पचेगा तो ग्लूकोज है तैयार हुआ, ग्लूकोज फिर क्या होगा, ब्लड में मिलेगा तो और शुगर लेवल क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसलिए डायबिटीज़ की पेशेंट को क्या बोलता है कि चावल कम खाइए, है कि नहीं? तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, कॉड मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो कॉड मछली जो होता है उसकी यकृत में यानी कि उसके लीवर में पाया जाता है विटामिन ए, बहुत इंपॉर्टेंट है आँख के लिए। मछली का तेल बोलता है कि आँख के लिए खाना चाहिए। तो कॉड मछली की यकृत तेल में क्या पाया जाता है? विटामिन ए। नेक्स्ट है, मम्स या गलसुआ, इसको और नाम लिखा पैरामीसो, वायरस द्वारा फैलाई जाने वाली बीमारी है। नहीं था गलफुल्ला जैसा एक बीमारी होता है, गाल फूल जाता है, उसको मम्स या क्या बोलते हैं, गलसुआ बोलते हैं। ये किस वायरस द्वारा फैल जाती है? तो ये वायरस का नाम है पैरामिक्सो वायरस। देखो वायरस के द्वारा फैलता है, सबसे बड़ी बात यही है। तो पैरामिक्सो वायरस के द्वारा फैलाई जाने वाली बीमारी है जिसमें पैरोटिड ग्रंथि में सूजन, जलन एवं दर्द होने लगता है। कौन सा ग्रंथि? तो पैरोटिड ग्रंथि में। याद रखना है, गलसुआ जो बीमारी होता है वो वायरस से होता है, उस वायरस का नाम याद रखना है पैरामिक्सो वायरस। क्लियर है? नेक्स्ट है, लैंगर्स हैंस की दीपिकाएँ किस अंग में उपस्थित होती है? तो पेनक्रियाज में पाया जाता है, अग्नाशय में पाया जाता है। आपने पढ़ा भी होगा कि लैंगर्स की दीपिका जो होती है वो क्या होता है, ट्रैवल करने का काम करता है भोजन वगैरह को। तो याद रखना है ये अग्नाशय कहाँ पाया जाता है? तो अग्नाशय के अंदर पाया जाता है। लैंगर्स की दीपिकाएँ कहाँ पाई जाएगी? अग्नाशय के अंदर यानी पेनक्रियाज के अंदर। मानव शरीर के किस अंग में हार्मोन के साथ साथ पाचक एंजाइमों का भी स्रावन होता है? देखो अभी मैंने बोला था कि जो अग्नाशय है ये अंतःस्रावी बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों है। तो हार्मोन के साथ साथ क्या करता है, पाचन एंजाइमों का भी स्रावन करता है। हार्मोन तो निकालेगा निकालेगा लेकिन साथ में पाचक एंजाइम को भी श्रावण करेगा। नेक्स्ट, जठर ग्रंथि यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स किस अंग में पाई जाती है? तो जठर ग्रंथि भी पाया जाएगा कहाँ? तो ये पाया जाएगा अमाशय के अंदर। देखो दोनों में डिफरेंट ध्यान रखना है, एक है अग्नाशय, एक है अमाशय। थोड़ा कन्फ्यूजन होता है बार बार, ये देखना पड़ेगा हमको। देखो यहाँ भी लिखा था अग्नाशय जो है मानव शरीर की सबसे दूसरी बड़ी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अग्नाशय के बारे में बोला कि लैंगर्स की दीपिका जो है अग्नाशय में पेनक्रियाज में पाया जाता है, और हार्मोन और एंजाइम दोनों का स्रावन कहाँ? अग्नाशय से होता है। अब आ गया अमाशय, अमाशय अलग चीज़ है। तो अमाशय जो है जठर ग्रंथि जो किस अंग में पाया जाता है? तो अमाशय में पाया जाता है। यकृत द्वारा किस प्रोटीन का संश्लेषण व संग्रह किया जाता है?
और यकृत जो लीवर है ये भी क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है और संग्रहण करता है। तो उस प्रोटीन का नाम पूछ रहा है, उस प्रोटीन का नाम है फाइब्रिनोजेन और दूसरा है प्रोथ्रोम्बिन। फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण और संग्रहण कौन करता है, यकृत करता है। फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकता है, तो यकृत में पाया जाता है हिपैरिन। हिपैरिन जो होता है ब्लड को जमने से रोकता है हमारे बॉडी में, जहाँ जितना भी कोल्ड जब चल जाओ आपका ब्लड नहीं जमेगा। रीज़न क्या है, हिपैरिन प्रेजेंट हमारे बॉडी में। लंबे समय तक उपवास रखने वाला सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है। लंबे समय तक उपवास आप रहते हो, भूखे रहते हो, तो सबसे ज़्यादा डैमेज क्या होता है, किडनी डैमेज होने का डर रहता है। बार बार क्या होता है, किडनी का इस्तेमाल करना होता है, आपको पानी वानी पीते रहना चाहिए, इसीलिए बोलता है उपवास के समय। किडनी होने का डैमेज बहुत ज़्यादा खतरा है, ठीक है। तो लंबे समय तक उपवास रखो तो आपको किडनी फेलियर हो सकता है। मानव शरीर के पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, तो सबसे ज़्यादा पाचन का भाग जो होता है वो छोटी आंत में संपन्न होता है। क्लियर है। मानव शरीर में छोटी आंत होती है तो क्या होता है, अवशोषण के लिए होती है। जितने भी आपने खाना पीना खाया है सब पचने के बाद अवशोषित कहाँ होगा, छोटी आंत में। पॉइंट बना के लिखा गया है कि मानव शिशु जन्म लेने के 6 महीने पश्चात दांत निकलना प्रारंभ होते हैं। जैसे जन्म लेता है 6 महीने के बाद में उसमें क्या होगा, दांत निकलना शुरू होगा। क्लियर है। किस अंग के द्वारा रक्त में यूरिया पृथक किया जाता है। यूरिया यानी कि ब्लड से यूरिया किस चीज़ के हेल्प से हम क्या करते हैं, अलग करते हैं, तो वो है किडनी। किडनी हमारा क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करता है, उसमें यूरिया बाहर निकलता है और यूरिया जो है टॉयलेट के माध्यम से क्या होता है, बाहर लिया जाता है। क्लियर है। तो पूछा कि रक्त से यूरिया कौन अलग करता है, तो किडनी अलग करता है। इंसुलिन के बारे में दिखा गया कि इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है। इंसुलिन में पाया जाता है जस्ता। क्या पाया जाएगा, जिंक पाया जाता है। ध्यान रखना है, इंसुलिन में क्या पाया जाता है, जिंक, जस्ता। तो ये था हमारा आज का पाचन तंत्र जो कि ख़त्म हो गया है। इसको बार बार देखिएगा, रिवीजन कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।